दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। इसमें आप पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी परिभाषाएं कौन सी दी गई हैं, बाल मनोविज्ञान की सीमाएं तथा बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल मनोविज्ञान, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों बाल मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द में बाल उपसर्ग लगाने से बाल मनोविज्ञान शब्द बना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है बच्चों का मनोविज्ञान या बाल व्यवहार का अध्ययन। बच्चों का मनोविज्ञान या बालकों के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने बाल्यकाल के महत्व को स्वीकार किया है। बालकों का मनोविज्ञान बहुत ही रोचक होता है। इसमें बाल्यावस्था में होने वाले क्रमिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं और मनोदशा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बाल मनोविज्ञान शब्द पर शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है, या एक प्रकार से इसे कहें कि बाल मनोविज्ञान जन्म से किशोरावस्था तक विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा जानते हैं दोस्तों। बाल मनोविज्ञान यानी बाल्यावस्था जो होता है, इसे मानव के समूचे जीवन की आधारशिला कहा जाता है। यानी किसी भी मनुष्य की जो बाल्यावस्था होती है वो उसके समूचे जीवन की आधारशिला होती है, और इसी अवस्था में उसके जीवन के विकास को सही संतुलित दिशा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर स्वस्थ मानव जीवन निर्मित हो सके। क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है वो ही आगामी जीवन का आधार होती है। इसलिए जीवन के विकास को सही संतुलित दिशा मिलने के लिए बालकों का जो बाल्यावस्था होता है उसका विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए, और तभी चलकर एक संतुलित स्वस्थ मानव जीवन निर्मित हो सकता है। वैसे प्राचीन काल से ही बचपन या बाल्यावस्था के महत्व को समझा जाता रहा है। भारत में धर्म ग्रंथों में गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक बालक के समूचे विकास के लिए वर्णन किया गया है, और आधुनिक जीवन में बाल मनोविज्ञान के जन्म और विकास से यह क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। यद्यपि भारतीय ग्रंथों में प्राचीन काल से ही बालकों के विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन आधुनिक युग में चूंकि बाल मनोविज्ञान एक विषय और इसके क्षेत्र के रूप में विकास के कारण इसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। इसलिए बाल मनोविज्ञान को वर्तमान युग की प्रमुख विशेषता और आवश्यकता कहा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान बाल व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक वृद्धि से संबद्ध विज्ञान के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। यानी बाल मनोविज्ञान शब्द जो है वो बालकों के व्यवहार और उनके मनोवैज्ञानिक वृद्धि से संबद्ध विज्ञान के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। इसका अर्थ देखते हैं तो बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य बाल मन से है। बच्चों के मन के अध्ययन से बाल मनोविज्ञान का संबंध है। बाल मनोविज्ञान जो है दोस्तों वो बालक के मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो केवल बालकों के मानसिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों के ही विकास का अध्ययन करता है। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास का अध्ययन और उसका विश्लेषण किया जाता है। और मनोविश्लेषक जो हैं या मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने बालकों के प्रत्येक व्यवहार और क्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया और बालकों के स्वस्थ मनोविकास के लिए बाल मनोविज्ञान को समझना आवश्यक माना है। डॉक्टर परशुराम के अनुसार दोस्तों बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहारों, विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन है। भारतीय विचारक हैं, भारतीय बाल मनोविज्ञानी डॉक्टर परशुराम ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहारों,
विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन है। बाल्यकाल को शिक्षण का काल भी कहा जाता है और इस अवस्था में बालक के ग्रहण करने की क्षमता और सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें बालक भाषा, कौशल, अभ्यास, व्यवहार आदि सीखता है। यह शिक्षण अलग अलग होकर बाद में समन्वित हो जाता है और विश्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो बाल्यावस्था के शिक्षण के आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अर्थात जो व्यक्ति है वो बालक से विकास के परिणाम स्वरूप ही निर्मित होता है। ये कहा जाए कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बालक से आगे विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक विचारक हैं फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक विचारक हैं। वो कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक सामान्य अवस्था असामान्य व्यवहार की व्याख्या उन्होंने बचपन की अनुभूतियों के आधार पर की है। फ्रायड का मानना है दोस्तों कि वयस्क होने पर व्यक्ति कोई नया व्यवहार नहीं करता है, बल्कि उसका प्रत्येक व्यवहार बचपन के किसी व्यवहार का ही एक रूप होता है। यानी बचपन में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, जैसा वो माहौल पाता है, जैसा आचार विचार पाता है, बड़े होने पर उसका जो व्यवहार होता है उसी बचपन के व्यवहार का एक रूप होता है। तो फ्रायड के इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है दोस्तों कि बालकों का अपना मानसिक विकास होता है, जिसकी छाया उनकी समझ, ज्ञान अथवा कल्पना, इच्छा आदि के रूप में दिखाई देती है और इनके इन्हीं विशिष्ट मनोवृत्तियों ने बाल मनोविज्ञान को जन्म दिया है। अतः बाल मन के स्वस्थ ज्ञान के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक और अपेक्षित है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं दोस्तों? क्रो एंड क्रो का मानना है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर का कथन है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजनेक का मानना है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान वह समर्थक अथवा विधायक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जन्म काल से लेकर परिपक्वता तक करता है। तो स्पष्ट है, बाल मनोविज्ञान वह समर्थक या विधायक विज्ञान है, या बाल मनोविज्ञान बाल मनोवृत्तियों के अध्ययन का वह विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जन्म काल से लेकर परिपक्वता तक करता है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की कुछ परिसीमाएं भी हैं या इसकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो कौन कौन सी बातें आती हैं बाल मनोविज्ञान की परिसीमा के अंतर्गत, वो जान लेते हैं। तो पहला है विकास और परिपक्वता की अवस्थाएं। तो प्रत्येक बालक के विकास और परिपक्वता की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बालक के विकास पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है और एक और कि बालक और समाज के उन सदस्यों के मध्य जहां बालक का जन्म और पालन पोषण होता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती रहती है। तो ये बाल मनोविज्ञान की परिसीमाओं के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जन्म के पूर्व और जन्म के बाद बालक तथा समाज में एक स्थिर अन्योन्य संबंध रहता है और विकास के कुछ मूलभूत तत्व सभी व्यक्तियों के लिए समान रहते हैं। बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परस्पर संबंध बना रहता है। यानी बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें परस्पर संबंध बना रहता है और बालक और सबसे महत्वपूर्ण उसके वातावरण में परस्पर संबंध बना रहता है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। बालक के जीवन को समझने एवं सही दिशा में ले जाने के लिए उन सभी नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है जिन जिन विषयों का संबंध बाल व्यवहार से होता है। तो कुल मिलाकर बालक के जीवन, उसके विकास और
उसके विकास के चरणों को समझने के लिए उन सभी नियमों और सिद्धांतों को जानना आवश्यक होता है जिनका संबंध बाल व्यवहार और बाल मनोवृत्तियों से होता है। बाल मनोविज्ञान की सीमा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान की परिसीमा के अंतर्गत दोस्तों बालकों की भाषा, उनका संवेग, प्रत्यात्मक विज्ञान, खेल, व्यक्तित्व, चरित्र, कुसमायोजन और मानसिक व्याधियां, ये सब बाल मनोविज्ञान की परिसीमा के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष रूप में बाल मनोविज्ञान की परिसीमा में वे सभी विषय आते हैं जिनका ज्ञान बाल शिक्षा के लिए होना अति आवश्यक होता है। जैसे बालकों की भाषा पूरी तरह समझने योग्य नहीं होती है, उनके संवेगों को नहीं समझा जा सकता है। इसके अलावा खेल की प्रक्रियाएं, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और कुसमायोजन तथा मानसिक व्याधियां, ये सब बाल मनोविज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं उनकी रचना वैज्ञानिकों के द्वारा कई कारणों से की जाती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के संचालन का कोई एकीकृत निष्कर्ष ही सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होता है। यानी कोई भी सामान्य व्यवहारिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के संचालन का एकीकृत निष्कर्ष या सर्वमान्य निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होता है। तो बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहले हम जानेंगे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक फ्रायड माने जाते हैं। फ्रायड ने ही सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों के आधार पर विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन किया है। उनके निष्कर्षों के आधार पर बाल्यावस्था के प्रथम 4 या 5 वर्षों से संबंधित है। यानी फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवादी निष्कर्षों में ये माना कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन के पहले 4 या 5 वर्षों से संबंधित होती है। बाल्यावस्था के बारे में जो फ्रायड का विश्लेषण है उसमें वो कहते हैं कि बाल्यावस्था के ये नाटकीय अनुभव वाले क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो कि एक वयस्क व्यक्ति का आधार होते हैं। फ्रायड की संकल्पना के अनुसार एक मानव शिशु असीमित संभावनाओं के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का धीरे धीरे उपयोग करना शुरू करता है। और दूसरा सिद्धांत है दोस्तों मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बाद व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें जॉन डॉलर एवं पीजे नीर का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत के समर्थक फ्रायड के गत्यात्मकता संबंधी विचारों से अधिक सहमत हैं। चाइल्ड और सीयर्स एवं उसके साथियों द्वारा व्यवहारवादी अधिगम विश्लेषण में ये कहा गया कि बाल्यावस्था के विभिन्न व्यवहारों में मनोवैज्ञानिक आधार अंतर्निहित होते हैं, लेकिन निसंदेह इसे विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष रूप में प्रतिपादित कर पाना आसान नहीं है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता है। इसके अलावा तीसरा प्रमुख सिद्धांत महत्वपूर्ण आयु समूहों का सिद्धांत है। इसमें यह माना जाता है कि मानवीय विकास की व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो मान्यताएं प्रतिपादित की गई हैं इनके कुछ निश्चित काल विभाजित किए गए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में अवस्थाओं की अपेक्षा काल को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि किसी विशिष्ट अवस्था से बालक का गुजरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। चौथा सिद्धांत है बाल मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मनोवैज्ञानिक समृद्धि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अपनी आरंभिक अवस्था में स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में शुरू होकर अंतिम परिणामों तक संचालित होती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत ये मानता है कि किसी भी समस्या को सर्वप्रथम बालक एक संगठित आकार में देखता है, फिर धीरे धीरे वह उसे टुकड़ों में बांटकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। पांचवा सिद्धांत विकास का अनिश्चित प्रतिरूप। तो प्रत्येक जाति नस्ल चाहे उसका संबंध पशु जगत से हो या मानव जगत से हो, एक निश्चित प्रतिरूप या पैटर्न के अनुसार ही विकसित होती है। इस प्रकार देखा जाए तो जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद बालक का विकास व्यक्तित्व रूप में तथा एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है। सबसे पहले बालक के आगे के दांत निकलते हैं,
उसके बाद पीछे के दांत निकलते हैं। इसी प्रकार पहले बालक खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। इस संबंध में गैसल ने बालकों पर जो शोध कार्य किया है, इससे स्पष्ट होता है कि बालकों का जो व्यवहार संबंधी विकास होता है वो एक निश्चित पैटर्न के अनुरूप ही होता है और उनके अनुसार कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी सामान्य बालकों का विकास उनकी जातिगत और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर होता है। छठा जो सिद्धांत है वो है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो विकास की सभी प्रक्रियाओं में, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या मानसिक हों, बालक की प्रक्रिया में पहले सामान्य होती हैं, बाद में विशेष। यानी जन्म से पूर्व तथा जन्म के उपरांत बालक की सभी क्रियाओं में सामान्य से विशेष का नियम लागू होता है। एक नवजात शिशु सबसे पहले सारे शरीर को चलायमान करता है, फिर भुजाओं और पैरों को घुमाता है, फिर हाथों से वस्तु को उठाने का प्रयास करता है और चलने का प्रयास करता है। जब वह बोलना सीखता है तो पहले निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है, फिर यह ध्वनियाँ शब्दों का रूप धारण कर लेती हैं और फिर बालक धीरे धीरे उसे समझने लगता है। सातवां सिद्धांत ये मानता है कि विकास की गति अबाध है। तो इसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति का विकास रुक रुक कर होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था तक मनुष्य का विकास अविरल गति से, अविराम गति से चलता रहता है। बालक एकदम से बोलना भी नहीं सीखता है। पहले वह रोने की ध्वनि निकालता है, फिर वार्तालाप करता है और अंत में शब्द बोलना सीख लेता है। इस कारण कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आठवां है कि विकास में व्यक्तिगत भेद स्थिर रहते हैं। तो कुल मिलाकर जिन बालकों का विकास प्रारंभ से तीव्र होता है उनका आगे भी विकास तेज होगा, और जिन बालकों का विकास शुरू से धीमी गति से चल रहा होता है उनका आगे भी विकास धीमी गति से होता रहता है। वो इस सिद्धांत की मान्यता है। कल्पना शक्ति का जो विकास है वो शैशवावस्था से ही होने लगता है। तर्क शक्ति का विकास धीरे धीरे होता है और सामान्य बुद्धि का अधिकतम विकास 14 वर्ष की अवस्था के लगभग होता है। नौवां सिद्धांत यह मानता है कि विकास प्रकथनीय है, यानी बालक का जो मानसिक विकास है वो प्रकथनीय होने से उसकी शिक्षा का आयोजन ठीक दिशा में किया जा सकता है और वह उसे कार्य दिया जा सकता है जिसके लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि हमारा समाज जैसे आदिम व्यवस्था को छोड़कर धीरे धीरे सभ्य बनता है, उसी प्रकार कोई भी बालक अपने प्राकृतिक पशु अवस्था को धीरे धीरे त्याग कर आगे सामाजिक बन सकता है। और कोई भी बालक अपना स्वभाव अचानक नहीं बदल सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो वयस्क होते हैं वो बालकों को समय से पूर्व ही सदाचारी बनने का प्रयत्न करते हैं। एक उदाहरण के रूप में एडवर्ड सप्तम की जीवन यात्रा पर नज़र डाली जा सकती है। तो उससे ये पता चलता है कि बाल्यावस्था में उनकी अध्ययन में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। जब परीक्षण हुआ तो उसके दौरान ये ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता उन्हें बाल्यकाल में ही विद्वान बनाना चाहते थे और इस इच्छा पूर्ति के लिए उनके माता पिता ने बहुत से अध्यापक नियुक्त कर दिए, लेकिन वे सारा समय आज्ञा पालन में, अपना समय पढ़ाई में ही व्यतीत करते थे, लेकिन उनका मन कहीं न कहीं अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए लालायित होता था। इसका परिणाम क्या हुआ कि बालक एडवर्ड सप्तम विद्वानों से दूर रहने लगा और यही कारण था कि इसका ये कारण था कि उनके माता पिता उन्हें समय से पूर्व ही विद्वान बनाना चाहते थे। अब बालकों के प्रत्येक क्रियाओं और गहराई से अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने या बाल मनोवैज्ञानिकों ने किया, जो बालकों के स्वस्थ मनोविकास के लिए बाल मनोविज्ञान को आवश्यक कहते हैं। तो कुल मिलाकर बाल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये बताया कि बालकों के स्वस्थ मनोविकास के लिए बाल मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है दोस्तों कि बालक विकासशील प्राणी होता है। जो हमने अभी तक अध्ययन किया उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बालक विकासशील प्राणी होता है, जो छोटे रूप से बड़ी सूक्ष्मता के साथ बढ़कर प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। दूसरा, बालक एक पृथक इकाई होता है, इसलिए उसकी स्मरण शक्ति, अध्ययन, रुचि, भावनाएं आदि का अध्ययन आवश्यक होता है। और तीसरा ये कि बालक
बालक ऐसे वातावरण में रहता है उसके व्यवहार तथा विकास को निरंतर प्रभावित करता रहता है। उसमें उत्तेजना और संवेग के भाव उसी वातावरण से आते हैं और दूसरे रूप में वह अपने विकास के तत्व उसी वातावरण से ग्रहण करता है। इस अवस्था में ही उसके जीवन से विकास की सही और संतुलित दिशा मिलनी चाहिए, जिससे स्वस्थ मानव का और स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास और निर्माण हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विभिन्न विचारकों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई, इसके अलावा बाल मनोविज्ञान की सीमाएं तथा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।